तो स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लगातार एंसेंट हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें कई सारी वीडियोस मैंने प्रोवाइड की और उससे संबंधित आज का जो एक आखिरी वीडियो है थ्योरी क्लास का, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो जो थ्योरी क्लास है उसका आज ये आखिरी क्लास है। तो चलिए आखिरी क्लास में आज हम लोग को क्या देखना है कि इतना बड़ा सभ्यता, जो इतनी बड़ी सभ्यता आखिर नष्ट हुई कैसे, उसका वजूद कैसे ख़त्म हो गया और क्या कुछ कारण था, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बात देख लेते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, और इस एंशिएंट इंडिया में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आखिर उस समय का जो सामाजिक जीवन था कैसा रहा होगा। सामाजिक जीवन जो था वो किस तरह का रहा होगा, लोग कैसे रहते थे, उसकी रहन सहन क्या थी। तो देखिए, चूँकि हम लोग बात सभ्यता की कर रहे हैं, तो जब बात सभ्यता की कर रहे हैं तो इसका मतलब बात जब सभ्यता की हो रही है साथियों, तो जीवन कैसा होगा? बिल्कुल सभ्य होगा, है ना। जब सभ्य जीवन होगा तो सभ्य लोग होंगे तो उनका रहन सहन कैसा था? देखिए, रहन सहन में जो परिवार होते थे, परिवार और परिवार में जो सत्ता होती थी वो माँ के हाथ में होती थी, यानी मातृसत्तात्मक का मतलब देखिए, हेड ऑफ द फैमिली की बात हो रही है। हेड ऑफ द फैमिली दो तरह के होते हैं, कहीं पर माँ तो कहीं पर पिताजी। जैसे आज जो हेड ऑफ द फैमिली हैं आपके, तो आप भी जानते होंगे कि सारे के सारे घर के फैसले कौन लेते हैं? पिताजी। तो उस समय सारे के सारे फैसले कौन लिया करती थी? माताएं। इसीलिए जो सत्ता माना जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि इसका कोई ठोस साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि सत्ता माँ के हाथ में थी। क्यों? वजह क्या कारण था? कारण था कि जो मृण मूर्तियाँ हैं, मृण मूर्तियाँ ये स्त्रियों की ज़्यादा मिली है। तो इन्हीं मूर्तियों को देख कर के ये अनुमान लगाया जाता है कि जो सत्ता थी उस समय की वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग जो कपड़े पहनते थे, तो कपड़े कैसे पहनते थे? पुरुष में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, पुरुष में धोती, कुर्ता और टोपी। कैसी टोपी? ये आज वाली टोपी नहीं, उस समय की जो टोपी होती थी वो बनाई जाती थी और उस तरह की टोपी पहनते थे। और महिलाओं में, स्त्रियों में, अगर स्त्री की बात करें तो स्त्रियां क्या पहनती थी? स्त्रियां जो पहनती थी वो मुख्य रूप से घाघरा पहनती थी, जो कि आज भी राजस्थान में काफ़ी फेमस है। तो घाघरा का प्रचलन जो उनकी रहन सहन की व्यवस्था थी उन्हीं का एक हिस्सा था। कपड़े, पुरुष में धोती कुर्ता टोपी, स्त्रियों में घाघरा। इसके अलावा अगर बात करें तो कपड़े के साथ साथ जो श्रृंगार था, श्रृंगार का बहुत बड़ा रोल था। श्रृंगार में क्या? श्रृंगार में अगर देखें तो जो महिलाएं थी, महिलाएं साथ ही साथ पुरुष दोनों ही श्रृंगार के बड़े शौकीन थे। महिलाएं जो श्रृंगार करती थी, इसमें आपको मैंने बताया था कि चूड़ियों का बड़ा प्रमाण मिला है, खासकर जो
काली चूड़ियाँ थी वो कहाँ से मिली? वो कालीबंगन से मिली चूड़ियाँ। इसके अलावा पाजेब, पाजेब का मतलब वो क्या होता है, नीचे पैर में जो पहनता है वही। इसके अलावा जो लिपस्टिक है इसका भी इस्तेमाल होता था। ऐसा नहीं कि ये जो है अभी आज के ही डेट में इस्तेमाल होता है, नहीं, उस समय भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो आईलाइनर होता था, आँख में लगाया जाने वाला, जो काजल वगैरह बोलते हैं, काजल का इस्तेमाल किया जाता था। और पुरुष में जो पुरुष लोग थे ये भी श्रृंगार के बड़े शौकीन थे। और श्रृंगार में कान में बाली, इसके अलावा बाहों में ये जो है इसमें क्या पहनते थे, इसमें धातु की बनी हुई वस्तु का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो महिलाएं थी प्रसाधन के लिए दर्पण का इस्तेमाल, दर्पण जो होता था तांबे का होता था। इसके अलावा कंघी का उपयोग। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है कि श्रृंगार उस समय होती थी। अच्छा, श्रृंगार का जो प्रमाण है वो कैसे पता चला? तो एक कब्र जो मिला मोहनजोदड़ो में, कब्र में ये देखा गया कि कब्र में महिलाएं दफना दी गई थी। और महिलाएं जो दफन की गई थी तो उस महिला के साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो भी उस कब्र में देखी गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि श्रृंगार के सामान का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो शव को क्या किया जाता था, यानी जो शवाधान था वो कैसा था? तो शवाधान में दोनों ही तरह के प्रमाण देखे गए। एक तो दफनाने की और फिर दूसरा जलाने की, ये दोनों तरह के प्रमाण पाए गए। दफनाने का जो साक्ष्य है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दफनाने का जो साक्ष्य है ये मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से एक कब्रिस्तान ही प्राप्त हुआ जिसको क्या बोलते हैं? R37, R37 कब्रिस्तान, मतलब कब्रिस्तान का ही नाम है, सिमेट्री, R37। इसके पीछे एक कहानी है क्या कि 50 क्या मिले? कंकाल मिले। इस 50 कंकाल में 13 कंकाल इतना ख़राब हो चुका था, इतना ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका था कि उस पर रिसर्च करना बहुत मुश्किल था। तो 50 में से अगर 13 घटा दे तो 37 बचता है। और उन 37 में रिसर्च किया गया कार्बन डेटिंग मेथड से या और भी कोई मेथड से, और उसके बारे में पता लगाया गया। तो इसीलिए उस कब्रिस्तान का ही जो नाम है वो क्या है? R37। इसके अलावा धौलावीरा, ये भी एक ऐसा स्थान है जहाँ से दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से, मैंने आपको अभी इधर बताया कि मोहनजोदड़ो से क्या, कब्र में जो ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद कब्र में भी इंसान वैसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे दुनिया में। तो ऐसी मान्यता थी, इसीलिए इन सारी वस्तुओं को रख दिया जाता था कि वहाँ भी लिपस्टिक लगाएगा या लगाएगी, वहाँ भी काजल का इस्तेमाल होगा, चूड़ियों का इस्तेमाल होगा, पाजेब का इस्तेमाल होगा। पुरुष कान में बाली पहनेंगे, झुमका पहनेंगे, तो ये सारी की सारी वस्तुएं दे दी जाती थी। और जो कालीबंगन है और जो हड़प्पा है, ध्यान रहे इन दो जगह से, कालीबंगन और हड़प्पा, ये दो वो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से जलाने का प्रमाण मिला है। किसको जलाने का? शव की बात हो रही है। जला करके क्या किया जाता था? नदियों में इनके जो साक्ष्य है, इनके जो अवशेष हैं, उनको बहा दिया जाता था। आज भी ये प्रथा चल रही है हमारे समाज में, ये प्रथा आज भी है। ये दोनों ही प्रथाएं हैं। खासकर कब्रिस्तान की अगर बात करें तो मुसलमानों में कब्रिस्तान का ज़्यादा उपयोग होता है, और जलाने की जो परंपरा है वो हिंदुओं में दिखाई देती है। इसके अलावा समाधान के साथ साथ
और जो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसी में देख लेते हैं कि पूजा पद्धति कैसी थी, पूजा पद्धति किस तरह की दिखाई देती है। तो देखिए, पूजा पद्धति में अगर देखें तो पहली चीज़, चूँकि मैंने क्या कहा कि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली तो कैसे मिली, स्त्री की मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई थी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो कांसे की मूर्तियाँ, कांसे की बनी हुई जो मूर्ति थी वो नर्तकी की मूर्ति थी, तो नर्तकी महिला थी। तो मातृ देवी की जो पूजा है इसका प्रमाण मिलता है। इस मातृ देवी की जो पूजा का प्रमाण है कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। और इस मातृ देवी को एक और नाम से जानते हैं, उर्वरा की देवी, उर्वरा शक्ति। उर्वरा शक्ति का मतलब प्रजनन पावर, क्षमता जो है कि वो वंश को बढ़ाने में जो कि कारगर है, इसलिए इसको उर्वरा शक्ति की देवी भी कहा जाता है। और ये जो मातृ देवी है ये किसके समान है, तो मिस्र में जो नील नदी है, नील की देवी का नाम इसिस था। तो नील की देवी इसिस और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो देवी है मातृ देवी, दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं, दोनों ही उर्वरा शक्ति की देवी है। इसके अलावा पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा। जो पशुपति है, पशुपति ये क्या था, तो देखिए एक योगी ये पालथी मारकर बैठा हुआ है, पालथी मारकर बैठा हुआ है। कहाँ, ये जो प्राप्त हुआ पशुपति की जो पूजा का प्रमाण है ये सिक्के से पता चला है। सिक्के में क्या है कि एक योगी है जो पालथी मारकर बैठा हुआ है और उसके नीचे, उसके आसन के नीचे क्या है, तो दो मृग है, दो हिरण है। इसके अलावा इसके चारों तरफ क्या है, तो बाघ है। इसके अलावा गेंडा है, इसके अलावा भैंसा है और हाथी है। तो ये चार जानवर कौन कौन, बाघ, हाथी, भैंसा और गेंडा, ये चारों जानवर क्या इस योगी के आसन के आसपास दिखाए गए हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि इसमें बैल नहीं है, जो कि क्या है, ये जो बैल है ये शिव का वाहन है, इसमें तो बैल नहीं है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो पशुपति है उसकी आराधना करते हुए किन जानवरों को दिखाया गया है, तो उनकी आराधना में बाघ है, हाथी है, भैंसा है और गेंडा है, बैल नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाद देखते हैं वृक्ष की पूजा। वृक्ष की पूजा, वृक्ष में आपको ज़्यादा नहीं, पीपल का पेड़ ध्यान रखना है, जो आज भी पूजा जाता है। और वैसे पीपल का जो पेड़ है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो वृक्ष की पूजा ठीक है, अच्छी बात है। पीपल, उस समय भी पीपल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अलावा अगर देखें तो जो प्रजनन शक्ति है उसकी भी पूजा होती थी। तो प्रजनन शक्ति में दोनों तरह के, चाहे वो पुरुष या फिर स्त्री, दोनों के ही प्रजनन शक्ति की पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। आज भी कामाख्या में अगर जाएंगे आप तो वहाँ भी क्या पाते हैं, कामाख्या में अगर जाएंगे तो आप वहाँ भी देखेंगे कि आज प्रजनन शक्ति की पूजा होती है। बहरहाल चलिए, इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने सारे के सारे
टॉपिक एक तरफ से डिस्कस किया और एक सवाल बनता है कि सर जब इतनी बड़ी सभ्यता थी, सब कुछ इतना अच्छा था, तो फिर ये सभ्यता नष्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो आइए उस पर कुछ बात कर लेते हैं। जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, इसके पतन के पीछे क्या कारण है? पतन, ऐसा माना जाता है कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व आते आते ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। हालांकि पतन की शुरुआत 1900 में ही शुरू हो गई थी। 1900 से लेकर के 1200 ईस्वी तक आते आते पूरी तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। वजह क्या, वजह थी, कारण क्या थी? तो कारण में सबसे पहला कारण अगर देखें तो इसको माना जाता है विदेशी कारण। विदेशी जो कारण है, विदेशी कारण का मतलब देखिए, एक इतिहासकार जिसका नाम है व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, इसने ऐसा माना कि जब आर्यंस का आगमन हुआ भारत में, तो आर्यंस ने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता को, आर्यंस को वो मार्टिमर व्हीलर जो है वो बर्बर मानते थे, मतलब असभ्य मानते थे। वो जब आए, आर्यंस से जब आए, तो इनका मानना है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी तरीके से उस सभ्यता को नष्ट किया और नष्ट करने के बाद एक नई सभ्यता स्टार्ट करी जिसको हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता। तो मार्टिमर व्हीलर किसको जिम्मेदार मानते हैं? आर्यंस को। अच्छा, आर्यंस को क्यों मानते हैं? क्योंकि आर्यंस को इसलिए जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि ऋग्वेद की जो रचना है इसी समय में हुई थी। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक के, और 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में ही लिखा गया था, और उसी समय पतन का भी कारण है, पतन भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्हीलर मानते हैं कि कहीं ना कहीं आर्यंस ही जिम्मेदार है। हालांकि जो इतिहासकार है इनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि नहीं आर्यंस, क्यों, आर्यंस अगर आएंगे तो वो सभ्यता को क्यों नष्ट करेंगे? लोगों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सभ्यता को कैसे नष्ट करेंगे? तो ये ऑथेंटिक नहीं माना गया। अच्छा, दूसरा कारण जो माना गया वो माना गया प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक जो कारण है, नेचुरल कॉज, उसमें प्राकृतिक कारण में बहुत से कारण, जैसे बाढ़ आ जाना, सुखाड़ पड़ जाना, इसके अलावा जलवायु में परिवर्तन हो जाना, कि भाई जलवायु परिवर्तन हो गया अचानक से, इसके अलावा या फिर महामारी में जैसे प्लेग, हैजा वगैरह कुछ भी हो, तो ये कुछ प्राकृतिक कारण है। या फिर भूस्खलन, या नदियों ने अपने मार्ग को बदल लिया जिसके वजह से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। बहुत से ऐसे कारण माना जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए आप, ये जो प्राकृतिक कारण होगा बाहर आएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरी की पूरी सभ्यता में ही एक साथ बाहर आएगा, ऐसा नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन अगर होगा भी तो जलवायु परिवर्तन पूरी तरीके से तो सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकता है। तो चूंकि ऑथेंटिक प्रमाण कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो दो कारण है, विदेशी और प्राकृतिक कारण, इन दोनों कारणों को थोड़ी बहुत तवज्जो दी जाती है। इसके साथ साथ ऐसा माना गया है, जो तीसरा कारण है, ये माना गया है कि जो आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता का मतलब जैसे जो एक पैसा आ रहा था कृषि कार्य से या फिर बिजनेस से, कुछ ऐसा कारण हुआ होगा कि पैसों का आना बंद हो गया या कृषि का उपजना बंद हो गया, जिनके वजह से वहाँ के सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, ऐसा माना जाता है। अच्छा, एक चौथा कारण और भी देख लें तो हम लोग देखते हैं उस चौथे कारण को, वो होता है आपका जो प्रशासनिक शिथिलता, डिटेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शिथिलता, कि जो प्रशासन था उसने बाहर से आने वाले लोगों को बड़ी छूटें दी, और फिर जब छूटें दी गई
तो उन लोगों ने क्या किया, जो सामाजिक संगठन था उसको नष्ट होने से नहीं रोका। और जब सामाजिक संगठन को ही तोड़ देंगे आप तो सभ्यता नहीं रह जाएगी फिर, और ऐसा माना जाता। लेकिन इनमें से कोई भी कारण पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे तरीके से पूरी की पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ही आनंद आएगा। और इन सारे के सारे जितनी सारी बातें हैं इन सब की मैंने नोट्स इंस्टा नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम में दे दिया है। तो आप जाए टेलीग्राम में, उस चैनल को ज्वाइन करें, प्रिंट आउट करें, निकालिए, पूरी भाषा में लिखी हुई है। ये यहाँ पे तो शॉर्ट में लिखा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे पूरी की पूरी भाषा में लिखा हुआ है। अगर कुछ ना समझ में आए तो उस नोट्स को पढ़ करके आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को भी अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए। तब तक खुश रहिए। जय हिंद।